नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना बढ़ाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और डीआरडीओ प्रमुख से महामारी के दौरान लोगों की मदद करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,59,000 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2,700 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था का आश्वासन दिया। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में आज से पूर्ण लॉकडाउन। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। मिगेल डियाज-कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने, उन्होंने राउल कास्ट्रो का स्थान लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। चिकित्सकों और औषधि कंपनियों के साथ कल बैठक के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की विशेष समूहों के साथ तीसरी बैठक होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा उद्योग से दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया। देश में केवल 2 महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता फरवरी के अंतिम सप्ताह के 1,273 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 4,739 मीट्रिक टन हो गई है। वाणिज्य सचिव अनूप वाधवार ने कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की समान और आवश्यकता आधारित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। श्री वाधवार ने आश्वासन दिया कि केंद्र के सक्रिय प्रयासों के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ प्रमुख के साथ बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने कोविड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को कहा है। श्री सिंह ने सेना प्रमुख को निर्देश दिया कि स्थानीय कमांडरों को मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके हर संभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद रक्षा सचिव ने देश भर के 67 छावनी बोर्ड अस्पतालों को निर्देश दिया कि वहां आने वाले प्रत्येक रोगी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। रक्षा मंत्री आज वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की तैयारियों और प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव, डीआरडीओ प्रमुख तथा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वो एम्स की चिकित्सा टीम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्वास्थ्य स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। 88 वर्षीय डॉक्टर सिंह को कल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल 2,59,170 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,53,00,000 से अधिक हो गई है। कल इस महामारी से 761 लोगों की जान गई। अब तक 1,80,530 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में अब तक 12,71,29,000 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 32,76,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 85.56% रह गई है। कल 1,54,000 कोरोना रोगी ठीक भी हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,31,00,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस समय 20,31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का केवल 13.26% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल विभिन्न प्रयोगशालाओं में 15,19,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 26,94,00,000 जांच की जा चुकी है। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान ये फैसला किया गया। दिल्ली के युवाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो निश्चित रूप से टीका लेंगे और अपने साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्वी दिल्ली की विपाशा गौर ने कहा कि इस पहल से महामारी के इस गंभीर दौर में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी। भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कि 1 मई से सभी जो कि 18 वर्ष से अधिक हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, यह इस कोरोना के समय में हम सबके लिए एक कवच का काम करेगा। यह एक बहुत जरूरी पहल थी और हम इस पहल में भारत सरकार के साथ हैं। हम 1 मई के बाद वैक्सीन के लिए खुद भी जाएंगे और अपने साथियों से आवेदन करेंगे कि वह भी जाएं। केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए उत्तरी दिल्ली की हेमा रामास्वामी ने कहा कि ये पहल निश्चित रूप से कोविड संक्रमण की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगी। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा निर्णय है जो 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोग अब वैक्सीन ले सकते हैं। हमारे देश में पहले लोग बहुमत में हैं। यह उनको मदद करेगा कि वह बाहर अपने काम के लिए जा पाए। ये दिखता है कितनी तेजी से वैक्सीन ड्राइव हमारे देश में लागू हो रहा है। मैं भी 1 मई के बाद वैक्सीन लगाने जाऊंगी। भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री पूनावाला ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को निर्णायक नीतिगत बदलावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तेज वित्तीय सहायता से कोरोना वैक्सीन निर्माण और वितरण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड के लिए आरटी-पीसीआर जांच की दर कम कर दी है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि ये प्रयोगशालाएं आरटी-पीसीआर जांच के लिए अब 800 रुपये के बजाय 700 रुपये लेंगी। प्रयोगशाला के कर्मचारी घर जाकर या अस्पताल में जांच करेंगे तो उसके लिए 1,100 रुपये के बजाय 900 रुपये लेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अहमदाबाद में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 11,403 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 4,207 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,879 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 4,179 मरीज ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल राज्य में कोविड-19 से 117 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 68,754 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 341 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में नए मामले सामने आने के बाद 17 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में इस समय 6,76,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। 37 लाख से अधिक कोविड रोगी घर में क्वारंटीन हैं और लगभग 27,000 अस्पतालों में क्वारंटीन किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए विभिन्न संगठनों ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर कोविड केंद्र स्थापित किए हैं। पुणे जिला परिषद कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन स्वैच्छिक रूप से दान किया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि नंदुरबार जिले में जिला परिषद ने महिलाओं के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की है। पुणे जिला परिषद के कार्मिकों ने स्वयं फुर्ती से एक दिन की तनख्वाह इकट्ठा की है। इस माध्यम से जमा हुए 2 करोड़ रुपए ग्रामीण इलाकों में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 30 विशेषज्ञों के साथ 130 डॉक्टर की सुविधा इसके लिए ली जाएगी और उनका मानधन इसी निधि से दिया जाएगा। नंदुरबार जिला परिषद ने महिलाओं के लिए विशेष कोविड आइसोलेशन वार्ड शुरू किया है। इसमें 150 बेड है और जिला परिषद के आरोग्य कर्मी इसमें आरोग्य सुविधा देंगे। नासिक जिले के महात्मा फुले समता परिषद ने 395 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया है। इसमें 180 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ नगर निगम के सदस्यों ने भी छोटे छोटे कोविड सेंटर शुरू किए हैं। जैन समुदाय द्वारा एक होटल में 35 बेड वाला कोविड सेंटर शुरू किया गया है। सरकारी आरोग्य कर्मियों पर दबाव न आए इसलिए इन सभी केंद्रों पर निजी आरोग्य कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नासिक से संजय पाठक और नंदुरबार से नीलेश पवार के साथ जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्वासन दिया है कि राजधानी में कोरोना के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 दिन में 2700 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। आज नई दिल्ली में कोविड की स्थिति के बारे में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिसोदिया ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो इस स्थिति में बिल्कुल न घबराएं तथा दिल्ली कोरोना ऐप पर बिस्तरों के बारे में विवरण प्राप्त करें। श्री सिसोदिया ने कहा कि उन अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो दिल्ली कोरोना ऐप पर बिस्तरों के बारे में सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आज एक ट्वीट में श्री केजरीवाल ने लोगों से घर में रहकर सरकार की मदद करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कल से दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है, जो आगामी सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,963 नए मामले सामने आए। राज्य में 2,569 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। लद्दाख में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है या चालान कर रहा है। लेह पुलिस ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड से संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने पर 7 लोगों और एक ठेकेदार पर 8 FIR दर्ज की है। इन 7 लोगों और ठेकेदार पर RT-PCR की जांच कराए बिना मजदूरों को विमान से ले लिया जाने का आरोप है। इन लोगों ने कई मजदूरों एक ही कमरे और तंबू में रखा, जिसकी वजह से सुरक्षा दूरी रखने के नियम का पालन नहीं हो पाया। आकाशवाणी के लिए लेह से रमेश चंद्र के साथ में यांगचन डोलमा। असम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि वे सभी जिला प्रशासन को महामारी से लड़ने के लिए तैयार करें। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए और लोगों को ज्यादा भीड़भाड़ के समारोह से रोका जाए। उन्होंने मास्क पहनने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने पर भी बल दिया। इसके साथ ही संबंधित विभागों से कहा कि श्रीरामपुर और सौगालिया गेट पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 का टेस्ट अनिवार्य किया जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड परामर्श और संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन राज्य के सभी जिलों में प्रभावी हो गया। कुछ जिलों में पहले लगाए गए लॉकडाउन के वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच बढ़ाई जा रही है और संक्रमित लोगों को पृथकवास में रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा नमूनों की जांच पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रति 10 लाख की आबादी पर रोजाना लगभग 1,500 सैंपलों की जांच की जा रही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रदेश में करीब 3.5 लाख सैंपलों की जांच की गई है। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 7वें स्थान पर है। प्रदेश में अब तक करीब 45 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। यह संख्या राज्य की कुल आबादी की करीब 15% है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मिजोरम में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने आज सुबह से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जो 26 अप्रैल तक रहेंगे। राज्य में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिबंध के दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानों और बाजारों सहित वाणिज्यिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। स्थानीय और ग्रामीण कार्यबल के स्वयंसेवक लोगों के घर घर जाकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब कर्फ्यू सप्ताहांत शनिवार और रविवार को लागू होगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के 500 से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं। उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है। श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इस महीने की 25 तारीख से सभी रविवार को पूर्णबंदी लागू होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कोविड संक्रमण में फिर तेजी के कारण सभी पर्यटन स्थल और समुद्री तटों पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। हालांकि धार्मिक उत्सवों और सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उपासना स्थलों पर कड़े एहतियाती उपायों का पालन करते हुए प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थलों पर कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज धर्म गुरुओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। उधर केरल में निरंतर बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण 2 सप्ताह का रात्रिकालीन कर्फ्यू आज से शुरू हो रहा है। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं लगेगी। खुले में निजी ट्यूशन केंद्र को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल ऑनलाइन परीक्षाएं चल सकेंगी। राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सभी एहतियाती उपायों के साथ जारी रहेंगी। इस बीच कल 13,644 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में इस समय 1,03,004 लोगों का इलाज चल रहा है। पुद्दुचेरी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समुद्र तट शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। होटलों में ग्राहक रात 8 बजे तक बैठकर खा सकेंगे। उसके बाद केवल पार्सल ले जाने की अनुमति होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल में 50% लोग बैठ सकेंगे। इस बीच कोविड मरीजों के लिए 2,428 बिस्तर तैयार हैं। तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ये रात्रि कर्फ्यू 1 मई तक 10 दिन के लिए लागू रहेगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में फैसला लेने को कहा था। अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, दवा की दुकानों और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को कर्फ्यू से छूट दी गई है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर जाने की अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्कूल कॉलेज 1 मई तक बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड स्थिति पर बैठक में किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी संस्थानों के कर्मी भी 1 तारीख तक ड्यूटी पर नहीं आएंगे। राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों को देखते हुए 20 नियंत्रण कक्षों को फिर शुरू किया है। कामगारों के वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि ये सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि संकट में फंसे मजदूर ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। मुख्य श्रम आयुक्त दैनिक आधार पर सभी 20 नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना बढ़ाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और डीआरडीओ प्रमुख से महामारी के दौरान लोगों की मदद करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,59,000 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2,700 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था का आश्वासन दिया। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में आज से पूर्ण लॉकडाउन। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राउल कास्त्रो का स्थान लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का उपयोग करने का फैसला किया है। सुगमतापूर्वक चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के इंतजाम किए गए हैं। कोविड के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र में अधिकतम 1,000 मतदाताओं को अनुमति देने का फैसला किया है। छठे चरण के दौरान 27 महिलाओं सहित कुल 306 उम्मीदवार 22 अप्रैल को 4 जिलों में 43 विधानसभा सीटों पर भाग्य आजमाएंगे। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य के मंत्री और कृष्णानगर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार उज्ज्वल विश्वास और पूर्वस्थली दक्षिण से स्वप्न देबनाथ चुनाव मैदान में हैं। छठे चरण में चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार का समय कम कर दिया है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। आयोग ने नेताओं, प्रचारकों और उम्मीदवारों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। राज्य विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के साथ 8वें और अंतिम चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के बाकी 2 चरणों के प्रचार के दौरान भीड़ में महत्वपूर्ण कमी करने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जनसभाओं में 500 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के सभी अभियानों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि कोलकाता में कोई बड़ी रैली या रोड शो आयोजित नहीं किया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोग एकत्र न हों। उन्होंने रैलियों और रोड शो की अवधि भी कम करने की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोविड महामारी तेजी से फैलने के कारण पश्चिम बंगाल में उनकी सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से ऐसा ही कदम उठाने की अपील की थी। वाम दल राज्य में चौथे चरण के चुनाव से ही घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। कोलकाता में सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। उसके बाद उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा का स्थान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मिगेल डियाज कैनेल राउल कास्त्रो की जगह क्यूबा के नए राष्ट्रपति होंगे। वो क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव बनेंगे, जो देश में सबसे शक्तिशाली पद है। श्री मिगेल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो उपनाम के साथ क्यूबा का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। डियाज कैनेल फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो के वफादार और उनके आर्थिक मॉडल के समर्थक रहे हैं। शुक्रवार को राउल कास्त्रो ने पार्टी प्रमुख पद से हटने और नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंपने की घोषणा की थी। डियाज कैनेल राउल कास्त्रो से लगभग 30 वर्ष छोटे हैं। अब वो देश के 2 सर्वाधिक प्रमुख पद उनके जिम्मे होंगे। 79 वर्षीय राउल कास्त्रो अपने बड़े भाई फिदेल कास्त्रो से सत्ता संभालने के बाद 2011 से ही इस पद पर रहे हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि सीमा की स्थिति की अनदेखी करने और इसे एक मामूली मुद्दा बताने की प्रवृत्ति अनुचित है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति से चीन और भारत मौजूदा समस्याओं का हल निकालने से दूर जा सकते हैं। श्री मिस्री ने कहा कि ये समस्याओं से भागने और दोनों देशों की विकास भागीदारी के वायदे से विपरीत दिशा में जाने के बराबर है। भारत के राजदूत भारतीय थिंक टैंक भारतीय विश्व कार्य परिषद ICWA और चीन के थिंक टैंक चाइनीज पीपल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स CPIFA के ऑनलाइन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम को भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडांग ने भी संबोधित किया। बांग्लादेश में कट्टरवादी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव ममनूल हक को हत्या की कोशिश और अराजकता फैलाने के पिछले वर्ष दाखिल मामले में गिरफ्तार किया गया है। हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन पर बांग्लादेश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप हैं। ढाका की एक अदालत ने ममनूल हक को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कल उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया था। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। फाफ डू प्लेसी ने 33 और मोइन अली ने 26 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट 11 से 16 मई तक नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में होना था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के साथ आपात चर्चा में भारतीय बैडमिंटन संघ ने आगामी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। अब कृपा करो श्री राम राम दुख करो, अब कृपा करो श्री राम राम दुख करो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख करो, अब कृपा करो श्री राम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना बढ़ाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और DRDO प्रमुख से महामारी के दौरान लोगों की मदद करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,59,000 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2,700 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था का आश्वासन दिया।
कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में आज से पूर्ण लॉकडाउन। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।